नमस्कार साथियों, वेलकम टू शिक्षा पीठ जीएस पॉइंट। शिक्षा पीठ जीएस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को आज फिर इस क्लास में आगे बढ़ाते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने स्थापना को जाना और अमेरिका के कोर्ट से तुलना की और ये भी जाना कि इसमें क्या क्या अधिकार होते हैं और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जाना और उनसे आने वाले फोर्थ जजेस विवाद थे या फोर्थ जजेस मामले थे, उन मामलों को जाना। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल को देखते हुए आगे तक ले चलेंगे। तो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हो जाती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा गृहीत है और हमारे भारत में एकहरी इंटीग्रेटेड न्यायपालिका को अपनाया गया है। और जो संविधान का अनुच्छेद 50 है उसके तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। हमने ये भी जाना कि न्यायाधीशों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने या संसद ने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पे कार्य के बढ़ते रहने के कारण वृद्धि की। तो अभी वर्तमान में देखा कि जो अक्टूबर 2019 है या उसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई और इसका जो उल्लेख है भारत के संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है। और अभी वर्तमान में जो संरचना है 33+1 है, यानी 33 अन्य न्यायाधीश हैं और 11 आपके एक क्या है, सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 124 से 147 में हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां हैं, विशेषाधिकार है, स्वतंत्रता है और प्रक्रियाएं हैं और संगठन का जो सभी 124 से 147 में दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी भी संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अधिकतम होता है। यहाँ पे इस लिखा हुआ है आपके सामने, और ये भी लिखा हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालयों का जो पदानुक्रम है, अर्थात उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, इसकी स्थिति एकदम कौन पर है। हमने देखा था कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है ये कौन की तरह है, शंकु की तरह है, जिसके शीर्ष पर हमारा क्या है, उच्चतम न्यायालय है। तो उसके बाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की संख्या भी वर्तमान में 50 है। ये अपना सुप्रीम कोर्ट है। इसकी पीठ कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बोले तो सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में है ना, ये दिल्ली में ही लगता है। अब देखिए आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, जो कि भारत की मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद। अब हमने परामर्श शब्द के भी बहुत सारे मतलब बाद जाने, 3-4 बाद थे। जो 1982 था, 1993 था, और फिर जो 1993 के बाद जो हमारा मामला आया 1998 में आया। 1993 के बाद कब आया, 1998 में आया, तृतीय न्यायाधीश बाद। फिर इस बाद में कॉलेजियम की स्थापना हो जाती है और कॉलेजियम की स्थापना को फिर कार्यपालिका ने अपने कदम उठाते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको 99वें संविधान संशोधन के द्वारा 2014 में बनाया गया। उसमें विधि आयोग के एक सदस्य को उसमें जो विधि आयोग के मंत्री थे उसमें शामिल किया गया, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका को शामिल कर लिया गया। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण सिद्धांत को बताता है, उसकी अवहेलना होने लगी, क्योंकि न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस आयोग को चतुर्थ न्यायाधीश मामले में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाते हुए इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो है 2015 में इन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। इस तरह से कॉलेजियम प्रणाली फिर से बहाल हो गई। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए
कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? भारत के उच्चतम न्यायालय के बहुसंख्यक न्यायाधीशों की सिफारिश के बाद या परामर्श के बाद। अब बहुसंख्यक न्यायाधीश बोले तो न्यायाधीशों की संख्या कॉलेजियम प्रणाली में 4 होती है, तो 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह लेंगे। अब ये 4 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के भी हो सकते हैं और उनमें उच्च न्यायालय के भी शामिल हो सकते हैं। ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। और अन्य न्यायाधीश के मामले में जो राष्ट्रपति है, परामर्श राष्ट्रपति को कौन देगा? जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से दी जाएगी। तो ये हमने समझा, इस चीज को समझा। फिर हमने ये भी जाना कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के, हाँ, फिर हमने ये जाना कि अंततः जो कॉलेजियम प्रणाली है वो बहाल हुई और इस प्रणाली के द्वारा हुआ ये कि भैया जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको नियुक्त किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं इनकी योग्यताओं से पहले बात करते हैं इनकी योग्यताएं। ये देखिए योग्यताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए? तो यदि हम योग्यता के बारे में बात करें तो 124(2) में ही है, ये 124(3) में है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 124(3) सब क्लाउज में क्या है? योग्यता है। किसकी योग्यता है? ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता है। क्लियर है? अब योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर इसमें 3 पॉइंट, ये तो एक पॉइंट में हो जाता है, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में आप का, खा, घा इस तरह से या ए बी सी करके इसको शामिल कर सकते हैं। ये 3 फैक्ट रहते हैं इसमें, का, खा, घा। का में है कि वो क्या होगा कि किसी उच्च न्यायालय, है ना, किसी उच्च न्यायालय, जो एक न्यायालय नहीं हो सकता है, एक या 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष या उससे अधिक किसके रूप में काम किया गया हो, उसके द्वारा न्यायाधीश रह चुका हो। 5 वर्षों तक न्यायाधीश, 5 वर्ष या उससे अधिक, 5 वर्ष से कम नहीं चलेगा। तो नंबर 1 योग्यता हो जाती है कि जो भारत का जो कोई भी जज है, भारत में कोई भी जज है, वो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय भी हो सकते हैं, है ना, 5 वर्ष तक क्या किया हो, उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। या तो यही किसी उच्च न्यायालय या लगातार 1 से अधिक उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय या लगातार 1 से अधिक उच्च न्यायालय, उसमें 10 वर्षों तक एडवोकेट यानी अधिवक्ता रहा हो या 10 वर्षों तक उसने कार्य करने का काम हो, उसके क्या हो, कार्य करने का काम हो 10 वर्षों तक। और अंत में आपका का, खा, गा यानी ए बी सी तीसरा आ जाता है कि वो राष्ट्रपति की नजर में विधि में पारंगत हो, यानी विधि का विद्वान हो या प्रतिष्ठित न्याय प्रणाली में योग्यता रखता हो, यानी प्रतिष्ठित न्यायविद हो। तो भैया ये आपकी योग्यताएं हो जाती हैं 124(3) में। 124(3) में स्पष्ट कह दिया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 में एबीसी करके 3 क्लाउज लिख लीजिए। किसी उच्च न्यायालय, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय हो सकते हैं, 5 वर्ष या उससे अधिक न्यायाधीश का काम किया हो। नंबर 2 आता है किसी उच्च न्यायालय, एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वो क्या हो, 10 वर्ष या उससे अधिक अधिवक्ता रह चुका हो। तीसरा जो है सी वाला पॉइंट, इस पॉइंट में बताया गया है कि वो राष्ट्रपति की नजर में विधि का विद्वान हो या प्रतिष्ठित न्यायविद हो। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी योग्यता संबंधी बातें। क्लियर है?
अब तीसरा पॉइंट ए है, इसमें 124(2) में ये भी जोड़ा गया है, 124(2) में उसका कार्यकाल बताया गया है। क्या बताया गया है? कार्यकाल। एक तो नियुक्ति आ जाती है और एक तो कार्यकाल आ जाता है। तो कार्यकाल इसका 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, एज, इतनी एज तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे मैक्सिमम आयु तो पूछ लेता है। यदि आपसे मिनिमम आयु पूछा जाए कि उसकी मिनिमम एज कितना होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का यानी एससी का न्यायाधीश बनने के लिए, एससी का जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होना चाहिए? तो भाई मिनिमम आयु का ध्यान रखना, संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। क्या हुआ? मिनिमम एज, इन्होंने मैक्सिमम एज तो बता दिया है कि इतनी आयु तक न्यायाधीश रह सकता है, लेकिन मिनिमम एज के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो मिनिमम एज क्या होना चाहिए? फिर जो न्यायाधीशों का सम्मेलन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, न्यायाधीशों का, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे या न्यायाधीश हाई कोर्ट के भी शामिल हो सकते हैं इसमें, न्यायाधीशों का जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में एक संकल्प के माध्यम से, एक संकल्प के माध्यम से, ये संवैधानिक प्रक्रिया है ना ही, ना तो संवैधानिक प्रक्रिया है ना एक वैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये सिर्फ जो प्रोसेस है अपनी सामंजस्य की प्रोसेस है। इन्होंने एक संकल्प पारित किया, उस पारित से निर्धारित किया कि जो मिनिमम आयु है वो 55 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम एज 55 साल होना चाहिए। क्लियर है? तो आप ये भी समझ गए हैं कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। अब समस्या है कि यदि भाई ये तो संकल्प है, इसमें संवैधानिक प्रावधान नहीं है, फिर क्या होगा? जब संवैधानिक प्रावधान नहीं है और एकमात्र संकल्प है, इस संकल्प को कोई मानने के लिए बाध्य है? हो सकता है कोई नहीं माने, है ना। न्यायाधीश हो, वो बोले कि भाई इसमें तो ना तो वैधानिक प्रबंध किया गया है संसद के द्वारा और ना ही संवैधानिक प्रबंध है मिनिमम एज का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मिनिमम एज 55 है या मिनिमम एज 55 वर्ष है? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए संसद ने क्या किया? आर्टिकल, संसद के द्वारा 30 में संविधान संशोधन के द्वारा, 30 में संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 124(2) का एक और जोड़ दिया गया। एक कब जोड़ा गया? 1963 में, 1963 में जोड़ा गया। और संसद ने निर्धारित किया कि संसद विधि व प्राधिकार से विहित उपबंध के आधार पर, विहित उपबंध के आधार पर, विहित उपबंध के आधार पर मिनिमम एज यानी मिनिमम जो आयु है उसको, मिनिमम आयु को निर्धारित कर सकती है। मतलब संसद ने अब ये जो मिनिमम एज है, एज के बारे में, एज जो आयु है न्यायाधीशों की, उसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस के बारे में संसद को अधिकार है। इस विवाद से बचने के लिए कि मिनिमम आयु 55 साल है, ये संकल्प के द्वारा था, चूंकि संकल्प को कोई मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो संसद ने क्या कहा कि यदि विवाद पैदा होता है इस चीज में, तो हम क्या करते हैं, 30वें संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल में 1963 में इन्होंने उसी आर्टिकल 124(2) का निर्धारित कर दिया गया। उन्होंने इसमें उपबंध कर दिया गया कि संसद जो है विधि व प्राधिकार से विहित उपबंध के आधार पर मिनिमम आयु की गणना कर सकती है, अब मिनिमम आयु को निर्धारित कर सकती है। तो इस तरह से आप याद रखना कि जो न्यायाधीशों की आयु के बारे में बताया गया है या कार्यकाल के बारे में बताया गया है, वो 124(2) में बताया गया है, वो 65 वर्ष हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम एज है वो निर्धारित संविधान में नहीं की गई थी।
तो इसका तात्पर्य यह है कि मिनिमम एज क्या होगी। तो जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अपने एक सम्मेलन में निर्धारित किया कि मिनिमम आयु न्यायाधीश बनने की 55 साल होना चाहिए। अब चूंकि 55 साल एक संकल्प का माध्यम था, उसमें विवाद भी हो सकता था, वो कोई ना वैधानिक प्रक्रिया थी ना संवैधानिक प्रक्रिया थी। तो इस तरह से संसद ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 30वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल 124(2) का जोड़ा उसी में 1963 में, और निर्धारित कर दिया गया कि संसद विधि व प्राधिकार से का उपबंध करके एक प्रक्रिया को विहित कर सकती है जो आयु की गणना के लिए आधार बनाती है। ठीक है, तो संसद को अधिकार है। चलिए, तो आयु वाला मुद्दा खत्म होता है। अब हमारा मुद्दा आता है, योग्यताएं हो गई हैं, आयु हो गई है। अब आपका क्या है इसमें देखिए, शपथ व प्रतिज्ञान। क्या है? शपथ व प्रतिज्ञान। अब शपथ की बात करते हैं तो ये 124(6) सब क्लाउज में है, आर्टिकल 124(6) में है। ये याद रखना क्योंकि ये पूछा जाएगा, ये अंदर की बात है और ये पीएससी जो प्रीलिम्स है उसमें पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ठीक है, उनके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति के राष्ट्रपति यानी किसकी, भाई शपथ कौन दिलाएगा इसको? राष्ट्रपति। किसको? न्यायाधीशों को। न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति के इस राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्य हेतु निमित्त, राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्य हेतु निमित्त या उपबंध के लिए कोई व्यक्ति शपथ दिला सकता है। इसमें लिखा है या तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष। तो जरूरी नहीं है भाई राष्ट्रपति अनुपस्थित है या अस्वस्थ है, उस समय कार्य करने के लिए योग्य नहीं है, तो वो अपने के राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण के लिए या न्यायाधीशों की शपथ दिलाने के लिए वो क्या कर सकता है? अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है शपथ दिलाने के लिए। अब ये शपथ किसकी लेते हैं? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखना। सच्ची श्रद्धा व निष्ठा किसके प्रति? संविधान के प्रति। भारत की संप्रभुता व अखंडता को बनाए रखना। अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार, भाई योग्यता भी रखना है आपको, ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए और विवेक बुद्धि के अनुसार विधिवत व निष्ठा पूर्वक एवं बिना किसी भय या पक्षपात से दोष भावना के, क्या लिखा है? बिना किसी भय, पक्षपात या दोष के आधार पर संविधान तथा विधि की रक्षा करना। ठीक है, संविधान तथा विधि की रक्षा करना। नंबर 1 कहा गया है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना है ना, निष्ठा रखना। देश की संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखना और अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के अनुसार पर बिना विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक एवं बिना किसी पक्षपात एवं दोष के अपने कार्य करना। तीसरा है संविधान तथा विधि की रक्षा करना। ये सब इन्होंने 124(6) में लिखा दिया है। ये शपथ जो ग्रहण होता है, जो शपथ का कार्यकाल होता है, शपथ, ये भारत की संविधान की अनुसूची 3 के आधार पर होता है। किसके? 3 के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग ऐसे लिख देता हूं मैं। और इनका जो शपथ का प्रारूप है, जो शपथ प्रारूप है न्यायाधीशों का, वो किसके समान होता है? कैग के समान होता है। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनके शपथ के अकॉर्डिंग ही उनके जो शपथ का प्रारूप है उसी जैसा प्रारूप हमारे न्यायाधीशों की शपथ का है। मतलब कहने का तात्पर्य है इन शब्दों की शपथ हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी लेते हैं और न्यायाधीश भी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्यकाल का लिखा हुआ है 65 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकता है, उसकी उम्र के संबंध में कोई प्रावधान
संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है उसकी उम्र के संबंध में कोई भी प्रावधान संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने 124 दो का जोड़ा और एक 30वें संविधान संशोधन के द्वारा 30वें संविधान संशोधन 1963 अधिनियम के द्वारा जोड़ा और निर्धारित कर दिया गया कि जो मिनिमम एज है, जो एज की प्रोसेस है या आयु है, उसको संसद विधि द्वारा विधि या प्रक्रिया से निर्धारित कर सकती है। राष्ट्रपति को ये तो त्याग पत्र हो गया कि राष्ट्रपति को ये पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकते हैं या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया हो गई। कौन सी प्रक्रिया हो गई? महाभियोग की। क्योंकि मुख्य न्यायाधीशों के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में सिर्फ महाभियोग शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है, ध्यान रखना। फिर भी इसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने के बारे में देखिए, न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना, इसको देख लीजिए थोड़ा। तो भाई न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 124(4) के अंतर्गत। इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं आप ये देखिएगा। न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में बताया गया है। देखो, या तो ये न्यायाधीश क्या हो सकते हैं, न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित आधार पर त्याग पत्र दे सकते हैं, लिखित आधार पर त्याग पत्र दे सकते हैं। या तो इन्होंने अपनी आयु पूरी कर ली हो 65 वर्ष की, 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यानी अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो। नंबर 3 होता है न्यायाधीशों को अब ये क्या होता है, कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटाया जाना। अब चूंकि कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटाया जाना ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। ये प्रोसेस इसको संसद में प्रूव करना पड़ता है। संसद को प्रूव करना पड़ता है कि इन पर कौन से कदाचार व असमर्थता के दोष हैं। उस दोष के लिए ही राष्ट्र न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का नाम दिया गया है। कौन सी प्रोसेस? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। ठीक है, तो संसद ने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 124(5) में कहा कि जो संसद है न्यायाधीशों को हटाने की 124 में संसद को अधिकार है, 124(5) में
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया या उपबंध विधि के आधार पर विहित कर सकती है। क्या कर सकती है? विहित कर सकती है। तो भाई इन्होंने पद से हटाया जाना कौन से अनुच्छेद में है? 124(4) में। ठीक है, या तो न्यायाधीश अपना खुद ही त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है, या तो फिर कदाचार व असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जाता है, या तो उन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसके आधार पर भी हटाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो संसद ने 124(5) अनुच्छेद में ये जोड़ रखा है कि संसद न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया व उपबंध विधि के आधार पर विहित कर सकती है। तो संसद ने अपने इन अधिकारों, इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे देखते हैं। अब संसद ने अपनी ये जो शक्ति प्रयोग की, संसद ने ये अधिकार व शक्तियां प्रयोग करते हुए, शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये क्या किए? 1963 में न्यायाधीश जांच अधिनियम लाए। न्यायाधीश जांच अधिनियम लाए। ठीक है, जांच अधिनियम, ये अधिनियम जो आया 1968 में आया। ठीक है, इसको याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम कब आया? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम जो आपका आया 1968 में आया। कब आया? 1968 में। क्लियर? अब न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया 124(4) के साथ 124(5) को यदि हम मिला के पढ़ते हैं तो यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, क्योंकि संसद ने 124(5) में ही अपने अधिकारों और शक्तियों का कदम उठाते हुए एक अलग से जांच अधिनियम बनाया। उसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अब आप देखिए इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो न्यायाधीश पे या तो कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो महाभियोग लाया जाता है या महाभियोग जैसी प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? लोकसभा में इसके कितने सदन, ये सबसे पहले तो ये महाभियोग प्रक्रिया जो है, किसी भी महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है। जो प्रोसेस है किसके विरुद्ध? न्यायाधीशों के विरुद्ध, किसी भी सदन में, यानी या तो वो क्या होना चाहिए? किसी भी सदन में लाई जा सकती है, या तो लोकसभा या तो आपका राज्यसभा। तो ये लोकसभा में जब लाई जाएगी, जो प्रक्रिया है जब लोकसभा में लाई जाएगी, तो उसमें 100 प्रस्तावक होते हैं, इनके हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा में कितने होते हैं आपके? राज्यसभा में 50 होते हैं। कितने होते हैं? 50 होते हैं। ये याद रखना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीएससी में एकदम आपसे इत्मीनान से पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो न्यायाधीशों पे महाभियोग की प्रक्रिया है, सबसे पहले किसी भी सदन में लाई जा सकती है। यदि ये लोकसभा में लाई जाती है तो 100 प्रस्तावक सदस्य होते हैं इसके, और राज्यसभा में लाई जाती है तो कितने होते हैं? 50 होते हैं। क्लियर है? अब इनके हस्ताक्षर हो जाते हैं, इन सदस्यों के क्या है, इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। अब ये हस्ताक्षर होने के बाद ये अपने लोकसभा अध्यक्ष को भेज सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को भेजेंगे, और ये सभापति को भेजेंगे। इसको क्या कहा जाता है? इनके अध्यक्ष को सभापति। ये सभापति को भेजेंगे। अब सभापति चूंकि कानून का तो ज्ञाता नहीं है, तो वो क्या करेगा? इसकी जांच करने के लिए किसी को नियुक्त भी कर सकता है ना?
जो अपने जो राज्यसभा के सभापति हैं और ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो इस जो प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रस्ताव की जांच के लिए किसी से सलाह या परामर्श भी ले सकते हैं जो इस कानून के संबंध में ज्ञान रखता हो। ठीक है, तो इन तथ्यों पर अब फिर क्या होगा, ये हस्ताक्षर के बाद भेज दिए गए, इन्होंने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया, सलाह ली, यदि वो सलाह ये मानते हैं, ठीक है, यदि इनकी दृष्टि में लगता है कि जो न्यायाधीश है दोष व कदाचार व असमर्थता के आधार पर, कैसे कदाचार व असमर्थता के आधार पर कैसा है, दोष मुक्त है, दोष मुक्त है। भाई दोष मुक्त है तो क्या होगा, अब तो इन्होंने जांच कर दी कि जो न्यायाधीश है कैसा है, ये किसने जांच कर दी, राज्यसभा व लोकसभा के सभापति व अध्यक्ष ने। इन्होंने अकेले जांच नहीं की, इन्होंने अपने कोई व्यक्ति इस निमित्त हेतु किसी कानूनविद को भी नियुक्त किया या उससे सलाह ली। ये सलाह लेने के बाद, सलाह ली किससे, कोई कानूनविद हो सकता है, कानूनविद हो सकता है या उस निमित्त हेतु उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है, जानकार व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, इससे सलाह लेने के बाद इन्होंने पाया कि जो न्यायाधीश हैं वो कदाचार व असमर्थता के आधार पर कैसे हैं, दोष मुक्त हैं, इन पर ये कोई दोष नहीं है ना। तो अब ये महाभियोग की प्रक्रिया यहीं खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, दोष मुक्त हैं तो ये क्या हो जाती है, प्रोसेस खत्म हो जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब बात तो ये होती है कि यदि उन्होंने पाया कि ये दोष मुक्त नहीं है, दोषग्रस्त हैं, यानी दोष लगा हुआ है जो असमर्थता या कदाचार पे है, तो फिर वो क्या करेगा, यदि वो पाता है जो कदाचार व असमर्थता के आधार पर ये दोष सिद्ध हैं, ये अभी तो दोष मुक्त था, यदि ये पाते हैं कि ये दोष उनके ऊपर सिद्ध हो गया है या सदाचार और असमर्थता से वो ग्रस्त हैं, कैसे हैं, ग्रस्त हैं, तो क्या करेंगे, ये एक समिति की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, एक समिति की, इसकी जांच के लिए ये समिति की नियुक्त करेंगे। ठीक है, तब इस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए समिति के बारे में देखते हैं। अब किसने नियुक्त कर दी समिति, ये अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ये सभापति हैं। ठीक है, इन्होंने पा लिया कि भाई ये दोष मुक्त है। ठीक है, तो इन्होंने क्या नियुक्त किया, दोष मुक्त नहीं है दोष, तो ये समिति नियुक्त की। अब इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य। ये इस रिपोर्ट की जांच करेंगे। ठीक है, इसमें नंबर 1 सदस्य होता है एससी का, या तो चीफ जस्टिस हो सकता है या जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। सीजीआई लिख देता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या तो जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट सदस्य कौन हो सकता है, नेक्स्ट सदस्य ये हो सकता है कि जो हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस हो सकते हैं। यानी जो भारत का उच्च न्यायालय है, ये क्या है आपका उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के क्या हो सकते हैं, चीफ जस्टिस हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस होना चाहिए या एक जज होना चाहिए। एक सदस्य यहां हो जाता है, एक सदस्य आपका यहां हो जाता है और एक सदस्य यहां हो जाता है। और ये जो है कोई विधि का विद्वान होना चाहिए, विधि का विद्वान या ज्ञान रखने वाला। ठीक है, तीसरा सदस्य ये होना चाहिए। तो भाई ये समिति अब इस पर जांच करेगी। ये समिति क्या करेगी, जांच करेगी राष्ट्रपति पर, यानी जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों पर कदाचार व असमर्थता पे जो आरोप लगा है, इन आरोपों की जांच कौन करेगा, ये समिति करेगी।
तो अब इस समिति के बारे में देखेंगे। अब ये जांच करती है, ये क्या करती है, जांच करती है। अब इस समिति ने जांच किया और समिति ने पाया कि इन पर दोष नहीं है। जैसे समिति ने क्या पाया कि यहाँ पे समिति नियुक्त हो गई, इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि ना तो कोई कदाचार पे आधारित दोष है और ना ही ये असमर्थ हैं। तो यदि ये समिति पाती है कि ना तो कोई दोष है व ना ही असमर्थ है, ना ही असमर्थ है, ठीक है। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने जांच की और इन्होंने पाया कि ना तो ये इन पर न्यायाधीशों पर कोई दोष है जिस पर महाभियोग लाया गया है न्यायाधीश पर, और ना ही ये असमर्थ है, यानी कदाचार व असमर्थता के आधार पर ये दोष सिद्ध नहीं है। तो ये क्या कर देती है ना, दोष सिद्ध नहीं है तो इस प्रस्ताव को यहीं खत्म कर देती है, यानी अब महाभियोग की प्रक्रिया यहीं पे खत्म हो गई है। लेकिन यदि इन्होंने पाया कि दोष रहित हैं, ये नहीं दोष सिद्ध है, यानी इनके ऊपर दोष लगा हुआ है, तो ये क्या करती है समिति, ये जो समिति है, समिति की रिपोर्ट जो सरकार क्या करेगी, अब तो ये सरकार है भी, सरकार के हाथों में ये काम आ गया है। समिति की रिपोर्ट प्लस मूल प्रस्ताव, ये जो मूल प्रस्ताव है, यानी जो मूल प्रस्ताव जो लोकसभा शुरू में लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था, ये मूल प्रस्ताव इन दोनों को किस पर, संसद के सदन पर रखेगी, संसद को जांच करने के लिए भेजेगी। अब जांच जहां से ये प्रस्ताव हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में जांच करेगी, ये लोकसभा व राज्यसभा इन दोनों सदनों से अब पारित करवाएगी, ठीक है। तो भाई ये लोकसभा और राज्यसभा में अब ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। समिति की रिपोर्ट और जो मूल प्रस्ताव है जो अब लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, ये दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो विशेष बहुमत क्या होता है, सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या और उसमें उपस्थित या मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। यानी ये दोनों सदनों की बात है, ये लोकसभा में भी होना चाहिए और राज्यसभा में भी होना चाहिए। अब क्या हुआ, समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और समिति ने पाया कि ये इन पे कदाचार व दोष का जो आरोप है एकदम सही है, सही लगा है। तो वो ये रिपोर्ट को, ये प्रस्ताव को यदि वो पाती है कि ये कोई दोष नहीं है तो रद्द कर देती है। यदि पाती है कि इस पे कोई दोष रहित हैं, दोष रहित नहीं है, दोषग्रस्त हैं, इन पर दोषारोपण लगा हुआ है जो कदाचार व असमर्थता का है, तो ये रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देती है आगे कहाँ, लोकसभा और जो सरकार के पास संसद है। अब संसद में जिस सदन में ये रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट लगा कानून, जैसे कि मान के चलो लोकसभा में आया था सबसे पहले प्रस्ताव, तो ये लोकसभा से क्या होगी, उसमें पारित होना पड़ेगा। वो पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब विशेष बहुमत की बात करें तो ये बहुमत होता है सदन की कुल संख्या या सदन में उपस्थित या मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की संख्या से ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। पारित होने के बाद राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए। अब चूंकि ये जो रिपोर्ट पारित हो जाती है, फिर ये जो रिपोर्ट पारित होने के बाद ये कहां पर भेजी जाती है, ये राष्ट्रपति को भेजी जाती है। सरकार क्या करेगी, राष्ट्रपति को भेज देगी और राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस न्यायाधीश को जिन पे आरोप लगा था उनको पद से हटा देंगे, न्यायाधीश को पद से हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गई है आपकी महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। किसकी प्रक्रिया हो गई है, महाभियोग की
प्रक्रिया। लेकिन इसमें कहा गया है, इसमें नोट में कहा गया है कि ये जो चीजें हैं एक ही सत्र में होना चाहिए। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति पर न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया है, न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया एक ही सत्र में पूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही सत्र में पूरी होना चाहिए। अब ये भी कहा गया है कि यदि लोकसभा प्रस्ताव लाई और लोकसभा भंग हो गई है, ठीक है, यदि ये महाभियोग का प्रस्ताव आया और लोकसभा उस समय प्रस्ताव लाई या कोई भी, और लोकसभा क्या हो गया? भंग हो गया, तो ये प्रस्ताव लैप्स नहीं होता है। ये प्रस्ताव क्या होता है? लैप्स नहीं होता है। जब भी ये लोकसभा दोबारा लगेगी तब उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव क्या है? लैप्स नहीं होगा उस समय, ठीक है। तो लोकसभा के भंग हो जाने पर भी ये प्रस्ताव कैसा होगा? लैप्स नहीं होगा। क्लियर है? तो भाई ये तो हो गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब ये पहली बार पूछा जाए आपसे कि पहली बार महाभियोग कब लाया गया? पहली बार जो महाभियोग लाया गया वो 1991 में चीफ न्यायाधीश थे, जो जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे वी रामास्वामी, इनके विरुद्ध लाया गया था, ठीक है। अब इनके विरुद्ध जो न्यायाधीश न्यायालय में लाया तो वो क्या हो गया? लोकसभा में तो ये पारित नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस क्या थी उस समय, कांग्रेस इस प्रस्ताव पर बहुमत से हट गई थी। कांग्रेस मतदान से हट गई थी इस समय, ठीक है। तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो अभी तक सबसे पहले इन्हीं के विरुद्ध लाया गया था। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस किस के विरुद्ध अभी तक लाया गया है। तो आगे 2 4 5 न्यायाधीश हैं, उसको पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपकी ये प्रोसेस पूरी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना, मैं एक बार और दोहरा देता हूं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? संसद में किसी भी सदन में लाई जा सकती है ये, ठीक है, प्रस्ताव के द्वारा, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। यदि लोकसभा में लाई जाती है तो 100 प्रस्तावक होना चाहिए, राज्यसभा में लाई जाती है तो 50 होना चाहिए। अब ये क्या करेंगे? उस प्रस्ताव लाएंगे, वो प्रस्ताव पे इन्होंने क्या किया, देखिए ये क्या किया, हाँ 100 प्रस्तावक होना चाहिए, और ये अध्यक्ष ये साइन कर लेंगे। साइन करने के बाद ये कहाँ भेजेंगे? साइन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, फिर ये आप लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा और सभापति के पास जाएगा। तो सभापति क्या करेंगे? और लोकसभा अध्यक्ष इसकी जांच के लिए किसी व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं। फिर उस सलाह के बाद वो पाते हैं कि ये प्रक्रिया में कोई भी दोष सिद्ध व कदाचार नहीं है, तो यह प्रक्रिया वही समाप्त हो जाती है, ठीक है। और यदि पाते हैं कि इसमें दोष व कदाचार सिद्ध है ना, तो वो क्या करते हैं? फॉरवर्ड एक समिति की नियुक्ति करते हैं। उस समिति में कौन कौन होता है? 3 सदस्य होते हैं। एक तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, या उसी न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन अनिवार्य है कि हाई कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश हो। और तीसरे जो सदस्य है वो विधि में पारंगत हो, या विधि का विद्वान हो, या विधि का ज्ञान रखता हो। तो अब वो समिति उसकी जांच करेगी। वो समिति भी पाती है कि इस पे कोई दोष सिद्ध नहीं है, तो वो खत्म हो जाता है प्रस्ताव। यदि समिति पाती है कि भाई इसमें दोष सिद्ध है, तो वो समिति क्या करेगी? इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी किसके पास? लोकसभा और राज्यसभा के पास। तो लोकसभा और राज्यसभा में अब जो बहुमत सिद्ध होगा वो विशेष बहुमत से उस रिपोर्ट को पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। तो लोकसभा में जाएगा तो उसमें 2/3 सदस्य जो उस सदन में उपस्थित हैं, या सदन के कुल सदस्य, उपस्थित सदस्य, मतदान करने वाले सदस्यों की कुल 2/3 संख्या से के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। भाई लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया तो सरकार ने इसको रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड कर दिया, और राष्ट्रपति ने उस न्यायाधीश को पद से हटा दिया। तो इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इसके तहत हटाया नहीं गया है ना। सबसे पहले वी रामास्वामी के विरुद्ध ये प्रक्रिया लाई गई थी 1991 में,
तो उस समय कांग्रेस अपने मतदान से हट गई, तो ये प्रस्ताव पूरा नहीं हो सका। अब इन्होंने नोट में ये कहा है कि प्रस्ताव लाने के बाद यदि लोकसभा भंग हो गई हो तो लोकसभा का ये जो महाभियोग प्रस्ताव है वो लैप्स नहीं होता है, वो बना ही रहेगा। जैसे ही लोकसभा लगेगी या उसका समायोजन होगा तो दोबारा उस पर बहस होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है एक ही सत्र में पूरी होना चाहिए, ठीक है। ये महाभियोग की प्रक्रिया है, एक ही सत्र में है। तो ये सब भैया महाभियोग की प्रक्रिया हो गई है आपकी। और राष्ट्रपति पर हमने कार्यकाल देखा, नियुक्तियां देखी। यदि आप इसमें भी थोड़ा देख सकते हैं, ये थोड़ा लंबा यूनिट है भाई, यहाँ पे देखिए। यदि आप पीडीएफ में चाहें देखना तो इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना केवल संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। सिफारिश किसकी होना चाहिए, संसद की। प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। आधार इसका होना चाहिए सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। इसके लिए ये लोग क्या किए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 लाए। ये संसद ने अपनी शक्ति किस में प्रयोग की, 124(5) के तहत, आर्टिकल 124(5) के तहत शक्ति प्रयोग की। संसद को ये शक्ति दी थी कि वो न्यायाधीशों की जांच से संबंधित कोई कानूनी प्रक्रिया बेहद कर सकती है। तो संसद ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसको 1968 में बनाया। अब पद से हटाने के लिए प्रस्ताव में 100 सदस्यों का लोकसभा के मामले में और 50 सदस्यों का राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। अब लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति को प्रस्ताव यदि स्वीकार कर सकते हैं या तो अस्वीकार कर सकते हैं। अब इन्होंने अस्वीकार कर दिया तो खत्म हो गया, और स्वीकार कर लिया तो वो आगे की प्रक्रिया है। अब जैसे ही स्वीकार किया, आरोपी की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति ला सकते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और प्रतिष्ठित न्यायविद हो सकते हैं। कोई प्रतिष्ठित न्यायविद भी समिति में गठित की जा सकती है। अब आप देखिए, दोषी पाए जाने पर प्रस्ताव सदन पर विचार करता है, और प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, अब विशेष बहुमत से पारित हो गया तो हट गया, न्यायाधीश आपका क्या हो जाता है, हट जाता है। बस वो प्रक्रिया हो गई है। अब देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तटस्थ न्यायाधीश, ठीक है। अब इसमें है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और तटस्थ न्यायाधीश के बारे में। तो कार्यवाहक न्यायाधीश है, तो जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है इसमें आर्टिकल 126 में दिया गया है इनके बारे में। किसमें, 126 में। 126 में कहा गया है कि यदि भारत का जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उनका पद या तो रिक्त है, या तो उनका स्वास्थ्य खराब है, या किसी कारण से वो अनुपस्थित हैं, या अपने कार्य करने में असमर्थ नहीं है, तो क्या राष्ट्रपति क्या करता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है अस्थायी तौर पर। और जब वो अपना पद ग्रहण कर लेंगे तो फिर तो वही रहेंगे। सीजीआई अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अनुपस्थित, असमर्थ है, अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, 126 आर्टिकल में, जो संविधान का अनुच्छेद 126 है उसके तहत हम कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अब वैसे इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि 1993 में जो द्वितीय मामलावाद आया, 1998 में जो कॉलेजियम प्रणाली बनी, ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था बनी, तो उसमें ये बताया गया था कि ये अनुपस्थित होंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, कुछ नहीं, राष्ट्रपति नहीं करेंगे। अब वरिष्ठ न्यायाधीश बनता है ना चीफ जस्टिस, तो वरिष्ठ न्यायाधीश अपने आप नियुक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति को बुद्धि या विवेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से इसका विशेष महत्व नहीं बचा। कॉलेजियम प्रणाली जो 1998 में बनी, 1993 से इसमें क्या हुआ था, 1993 में भी भाई 2 न्यायाधीश की सलाह से वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता था। तो इस तरह से 1993 से इस जो अनुच्छेद है कार्यवाहक 126 है उसका विशेष महत्व नहीं रह गया। अब हम बात करते हैं तटस्थ न्यायाधीश की। एडहॉक, जो ये क्या होता है, एडहॉक इसको बोलते हैं, एडहॉक न्यायाधीश, ठीक है।
अब तटस्थ न्यायाधीश को जब नियुक्त किया जाता है, जब न्यायालय में कोई न्यायाधीश की संख्या कम हो, गढ़पूर्ति यानी उसकी बैठक में गढ़पूर्ति ना हो, उसका कॉरम ना हो, उसकी कॉरम में न्यायाधीशों की कमी पड़ रही हो, तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति इसमें कौन, सबसे पहले तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, लेकिन सलाह राष्ट्रपति से लेगा मुख्य न्यायाधीश। और दो शर्तें हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश को सलाह लेनी है, किससे सलाह लेनी है, राष्ट्रपति से। दूसरा, वो जो न्यायाधीश नियुक्त करेंगे, क्या उस न्यायाधीश के पास योग्यताएं हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। तो उसमें जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसमें योग्यता भी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। गढ़पूर्ति ना हो, सीजीआई उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तटस्थ न्यायाधीश, हाँ, ये किसको नियुक्त किया जाता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। अब समस्या ये है कि उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कर रहे हैं, तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना है आपको, ठीक है, क्योंकि वहां भी व्यवस्था अव्यवस्था फैल गई यदि उसके बुलाने से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें लिखा है केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो भाई ये क्या करना पड़ेगा, एक तो उस चीफ जस्टिस से, यानी जिसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आप नियुक्त करोगे, उसके चीफ जस्टिस से सलाह लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।